अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, ओगरा ने LNG की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले लिया, जिसके बाद CNG के नरखों में भी इजाफा वापस ले लिया गया है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, इब्तदाई तौर पर कितना इजाफा किया गया था और वापसी की वजह क्या बनी? देखिए रमीज, आज सुबह ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में, CNG की कीमतों में 8 रुपए फी किलो तक इजाफे का ऐलान किया गया था और इसकी वजह यह बताई गई थी कि जो कि गुज़िश्ता रोज ओगरा की जानिब से LNG की कीमत में 71 सेंट CMMBTU इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ताहम आज ओगरा ने ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया है कीमतों में इजाफे का, जिसके बाद CNG एसोसिएशन ने भी आज सुबह जो फैसला किया था CNG महंगी करने का, वो भी वापस ले लिया गया। और एसोसिएशन का कहना है कि अब जो 1 अगस्त की कीमतें थी CNG की, उसी सतह पर वापस आ गई हैं। और ओगरा का भी कहना है कि 2 अगस्त के नोटिफिकेशन गैर मुअस्सर हो चुका है, चूंकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने महंगी LNG खरीदारी का जो फैसला है वो वापस ले लिया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया वहाब। कराची वालों को वैक्सीन लगवाने का मूड हुआ तो साइनोफॉर्म और साइनोवैक की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी दूसरी डोज लगवाए बगैर ही वापस लौट रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सर नजीर। के बेशतर मराकज में साइनोवैक वैक्सीन भी खत्म हो गई है। साइनोफॉर्म भी सिर्फ दूसरी वैक्सीन लगवाने वालों को दी जा रही है। समा ने 31 जुलाई को कराची के वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन की कमी का मामला बेनकाब कर दिया था, जिसके 2 रोज बाद ही वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन खत्म होने के ऐलानात शुरू कर दिए गए थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नगरमा वैक्सीन है, इसके फर्स्ट और सेकंड डोज लगाए जा रहे हैं। और अब वक्त गुजरने के साथ वैक्सीन की कमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रही है। MA जना रोड पर खालिक दीना हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में भी साइनोफॉर्म और साइनोवैक वैक्सीन खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया है। इसलिए जिसने भी दूसरी खुराक लेनी थी उसे वैक्सीनेशन मराकज से नामुराद लौटना पड़ा। कहते हैं कि यहाँ पे ये मेडिसिन ही नहीं है और ये मेडिसिन आएगी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। साइनोवैक लगवाने के लिए आए थे, जिधर भी जा रहे हैं कह रहे हैं ख़त्म हो गई है, शॉर्ट हो गई है। 3 दिन से आ रहे हैं, ना टोकन देते हैं ना कुछ देते हैं। मुझे मैसेज आया था 2 तारीख का भी आप अपना क्या नाम लगवा लें एस्ट्राजेनेका, तो आते हैं यहाँ से वापस कर देते हैं। कराची के वैक्सीनेशन मराकज में सिर्फ मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में भी कराची के तमाम इजला के मराकज से वैक्सीन उठाकर रेंज की दस्तयाबी मुमकिन बनाई गई है, मगर ये इंतजाम भी चंद रोज से ज्यादा चलने वाला नहीं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों की सिम बंद करने का ऐलान गेम चेंजर करार दे दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क भर में SOPs पर अमल नहीं हो रहा। हमने तो ट्रांसपोर्ट बंद की थी, विफाक ने कहा खोल दें। बंद करने का जो ऐलान था वो गेम चेंजर था। वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। तो जिस तरह हम अपनी सिम को, मोबाइल को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, अगर हमने अपनी जान को, अपने बुजुर्गों, बच्चों की जान को वैल्यू किया होता तो शायद हमें इस तरह का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। सिंध हुकूमत ने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया तो गाड़ियों से ज़्यादा पैदल पहुंचने वालों का रश लग गया। इंतज़ामिया ने क्या हल निकाला, खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में देखते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची की शाह फैसल कॉलोनी में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर बनाया तो गाड़ियों में आने वालों से ज्यादा पैदल पहुंचने वालों का रश लग गया। वैक्सीनेशन मरकज की इंतजामिया शहरियों से अपील करती रही कि ये मरकज सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है, मगर कम आमदनी वाली आबादी के शहरी ये सवाल करते रहे कि गाड़ी कहाँ से लाएं। बोले यहाँ चले जाओ, हम यहाँ गए वैक्सीन, यहाँ पे बोलने की कार होनी चाहिए आपके पास लाजमी, तो ड्राइव के लिए लगाएंगे। सुबह आगे खड़े हो गए, भाई वापसी 10 बजे के आगे बोल रहे हैं कि भाई ये ड्राइविंग वालों के लिए। पैदल आने वालों का रश और उनका इसरार बढ़ता देखकर इंतजामिया ने दरमियान की राह निकालने की भी कोशिश की। अब इधर आए तो इधर हर सिस्टम डिवाइड कर दिया आप लोगों ने। ये तो है ही ड्राइव थ्रू, आप देख रहे हैं बाहर हमने लगाया है ड्राइव थ्रू के लिए। सर मैं सुबह 6 बजे का ड्यूटी करके आगे मैं आप बाइक में बैठ के अपनी क्यू में आ जाए, हम आपको लगा देंगे। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में गाड़ी के बगैर पैदल आने वालों की तादाद और जिद को देखते हुए इंतजामिया ने एक वैक्सीनेशन बूथ पैदल आने वालों के लिए मख्तस कर दिया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में लॉकडाउन के बायस दुकानें तो बंद हैं, लेकिन दुकानदार फिर भी दुकानों के बाहर बैठे नजर आते हैं। माजरा क्या है जानते हैं साद साबरी की रिपोर्ट में।
छुट्टी हो, हड़ताल या फिर लॉकडाउन, दुकान खुले ना खुले मगर दुकानदार दुकान जरूर जाएगा। सिंध हुकूमत ने 8 दिन के लिए दुकानें बंद करवाई तो दुकानदारों ने बंद शटर के बाहर डेरे जमा लिए। सर हम लोग अपना टाइम पास तो करेंगे ना, घर में बैठ के बंदा क्या करेगा, घर हम लोगों को काटने को दौड़ता है भाई। मगर जब खुशगप्पियों से टाइम पास ना हुआ तो कुछ दुकानदार किसी मजबूर ग्राहक के काम आने से भी नहीं चूकते। सारा बंद पड़ा हुआ है, यूसुफ जो है वो बैठा हुआ है, सारी मार्केट बंद पड़ी हुई है, आना बेकार है। हम लोग भी अभी घर चले जाएंगे, है या नहीं? आना है तो आ जाओ, चक्कर लगा लो। भाई दुकानदार जो है ना वो घर में बैठे, उसको मजा नहीं आती ना कि वो घर में बैठा रहे। अब कारोबार की धुन कहें या दुकानदारी की आदत, लॉकडाउन में भी दुकानदार घर नहीं बैठ सकते। शटर्स गिरा दिए, दुकानें भी बंद कर दी, मगर अपनी आदत से मजबूर दुकानदार कहते हैं जब तक दुकान का एक मर्तबा चक्कर ना लगा ले तो दिन नहीं गुजरता। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साबरी समा, कराची। कोरोना ने आलमी मईशत को मुतासर किया तो IMF ने रुकन ममालिक को $650 अरब के फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को भी $2 अरब बगैर सूद कर्ज मिलने का इम्कान है। वाशिंगटन में IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में फंड्स की मंजूरी दी गई। IMF एलामिया के मुताबिक फंड्स कोरोना बहरान के दौरान मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए फराहम किए जाएंगे। तरक्की पजीर और गरीब ममालिक को $275 अरब दिए जाएंगे। फंड्स 23 अगस्त तक दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान को भी $2 अरब इजाफी फंड्स मिलने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के लिए चौधरी अनवारुल हक और डिप्टी स्पीकर के लिए चौधरी रियाज को नामजद कर दिया। फैसल मुमताज़ राठौर अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। स्पीकर गुलाम कादिर शाह ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान, पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल और चौधरी यासीन ने हल्फ नहीं उठाया। तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज भी किया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत का फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन फौज का 254 AA हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था और नामालूम वजूहात पर अचानक गिरकर तबाह हुआ। पायलट और को पायलट महफूज रहे। बाकी की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। इस सिलसिले में खुसूसी लोगो भी जारी कर दिया गया। कश्मीर और कश्मीरियों की कैदोबंद को 732 दिन गुजर गए। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को जिंदा लाशें समझा था, मगर गयूर और बहादुर कश्मीरी भारतीय मजालिम के सामने डट गए। पाकिस्तान ने हर लम्हा मजलूमों का साथ दिया। कश्मीरियों ने सीसा फिलाई दीवार बनकर मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया। इस बरस भी 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाया जाएगा। चेयरमैन वतन हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कौम को इत्तेहाद की दावत दे दी। मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वतन अजीज़ को मजबूत बनाने के लिए मेंबर और महराब को अपना किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। वाज़ेह किया कि किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी दुश्मन की साजिश जो मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ होगी चलने नहीं देंगे। इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है मेंबर और महराब का वो रोल जो कि अदा करना चाहिए हमें, वो हम अदा करें। उलमा ने, इन मशैख ने हमेशा बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए एक अजीम किरदार अदा किया। किसी ऐसे शख्स को दावत नहीं देंगे जो हमारे शहर, महल्ले या हमारे मुल्क के अंदर इंतशार का बाइस बने। इस वतन अजीज जिसके लिए लाखों इंसानों ने कुर्बानियां दी थी, आज इस वतन अजीज को मजबूत बनाएं। पसंदी, दहशत गर्दी, खुदकश हमले हराम। पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ, वहदत की तरफ आएं। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नाकाम बनाने के लिए उलमाए कराम अवाम को आगाही दें। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपील कर दी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला यास कहते हैं, दुश्मन के मजमूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में उलमा कन्वेंशन का इनेकाद, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और साजिशों को मिलकर नाकाम बनाने पर इत्तेफाक। वजीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब ने उलमा से मदद की दरख्वास्त कर दी। आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है और ये वॉर ऑफ ओपिनियंस है, 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है।
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری میں بے شمار جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. آپ جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ سی پیک کے خلاف منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی. فرقہ وارانہ اختلافات پر مبنی مواد کی تشہیر روکنے پر بھی زور دیا. آئندہ ہفتے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا، بجائے امن کے اب یہ خوف کا مہینہ بن. اندیشہ ہے کہ کچھ عناصر اس مقدس مہینے کو خون آلود بنانے کی کوشش کریں. ہم سب نے مل کر اس قسم کے جو عناصر ہیں ان کی مذموم مساعی کو ناکام بنانا ہے. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پر پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان کسی بھی قسم کے انتشار کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ہم امن کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پاک فوج کی کوششوں سے پاکستان غیر ملکی سیاحوں کے لیے محفوظ اور پرامن ملک بن گیا. امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک سے سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاح پاکستان اور پاک فوج کے پرستار بن گئے. بہترین سہولیات اور سیکیورٹی کی فراہمی پر اظہار تشکر کیا. عثمان خان کی رپورٹ. خوبصورت وادیاں، دلکش مناظر اور مکمل سیکیورٹی کے ساتھ بہترین سہولیات کی فراہمی پاکستان غیر ملکی سیاحوں کے لیے محفوظ اور ترجیحی منزل بن گیا. امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے شہریوں کی پاکستان آمد میں مسلسل اضافہ. غیر ملکی سیاحوں نے شمالی علاقوں کی سیر کے دوران پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے دی گئی سہولیات، سیکیورٹی اور دیگر معاونت پر دل کھول کر تعریف کی. سیاحت کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کو بھی خوب سراہا. برطانوی شہریوں نے پاکستان کے سفر کو یادگار قرار دیا. دنیا بھر میں شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی اور قدرتی مناظر کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی اہم وجہ یہاں میسر سہولیات اور سیاحوں کے لیے محفوظ سفر ہے. مانسون بارشوں میں اضافے کے ساتھ دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. سیلاب کے خدشے کے پیش نظر پنجاب حکومت نے حفاظتی انتظامات کر لیے ہیں. محمد لقمان کی رپورٹ. کوئی بڑا سیلاب آئے گا یا نہیں، مگر پنجاب حکومت نے اپنے تعین کر لیے ہیں بڑے انتظامات. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے گوداموں میں ہر طرح کا امدادی سامان موجود ہے. کئی کشتیاں ہیں تو لائف جیکٹس کی بھی کمی نہیں. ڈی واٹرنگ سیٹس کے علاوہ چٹائیاں اور دیگر اشیاء بھی کثرت سے دستیاب ہیں. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ دریا کنارے آباد افراد کے جانی اور مالی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات ہوں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو ہماری موٹر بوٹس ملیں گی، لائف جیکٹس ملیں گی. آپ نے یہ لائف رنگ دیکھے ہیں، یہ آپ نے ڈی واٹرنگ سیٹ دیکھے ہیں، یہ جتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ہر ضلع میں ویئر ہاؤس بنایا ہوا ہے جہاں پہ یہ سامان پڑا ہے. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس بار سیلاب کے ساتھ ساتھ کورونا کی چوتھی لہر کے لیے بھی تیار ہیں. ممکنہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے انسداد کورونا اشیاء کا اسٹاک بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے. کووڈ کے لیے علیحدہ تیاری ہے، ان کے لیے علیحدہ سامان ہے، اور جو یہ اربن فلڈنگ کے لیے علیحدہ ہے اور ریور جو ہے فلڈنگ اس کے لیے علیحدہ ہے. تو دونوں چیزوں کی جیسے جیسے ضرورت ہے اس کے مطابق پی ڈی ایم نے تیاری کی ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال کسی بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں. تاہم بھارت کی طرف سے دریائے چناب اور مشرقی دریاؤں میں پانی چھوڑنے کی صورت میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ محمد لقمان، سما، لاہور. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ویکسین کی فراہمی کو یقینی نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو لاک ڈاؤن کو یقینی کیسے بنانے دیں گے؟ مکمل لاک ڈاؤن کراچی حیدرآباد کے مسئلے کا حل نہیں ہے. میں تاجر برادری سے کہتا ہوں، آج فیصلہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پہلی بات، آپ تائید کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا ٹیکس معاف کیا جائے. دوسری بات، پاکستان سے محبت کے لیے کراچی سے محبت شرط ہے. اس لیے کراچی کے تاجروں کا نہ صرف ٹیکس معاف کیا جائے بلکہ ان کو بلا سودی قرضے دیے جائیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو یہ کھڑا کر سکے. تیسرا مطالبہ آج کا یہ ایوان کر رہا ہے کہ آپ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو پہلے معاف کریں اور پھر اس کو قسط وار آنے والے مہینوں میں اس کو لینا شروع کریں. کیونکہ یوٹیلیٹی بل بھی صرف یہی شہر دے رہا ہے، اور اس شہر کے بھی وہ طبقہ جو یہاں بیٹھا ہے وہی دے رہا ہے.
हम लॉकडाउन की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन सिलेक्टिव लॉकडाउन हो सकता है क्या? आप अपनी मर्जी से कुछ इलाकों में लगाएंगे, कुछ में ना लगाएंगे, और आप समझते हैं कि आपकी बात मानी भी जाए इस सूरत में? ताजिर हम नहीं कह रहे, ताजिर बरादरी जो पूरे कराची से ताल्लुक रखती है, जिसके पास पूरे कराची का डाटा है, वो कह रहे हैं आधे कराची में लॉकडाउन लगाया गया है और आधे में नहीं। आपने लिसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम किया है इस अंदाज से। मैं तमाम पाकिस्तान के अहम इदारों से, जिम्मेदार इदारों से और वफादार इदारों से उनको ये बताना चाहता हूं कि इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत को मजीद मौका देना इस शहर पे राज करने का, इससे बड़ा कराची और मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। कराची दुश्मनी मुल्क दुश्मनी है। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं, आप फैसला कीजिए, आपके हर फैसले के साथ हम खड़े हैं, और आप हमारे इस फैसले के साथ कि टैक्स माफ किया जाए, यूटिलिटी बिल माफ किए जाए और बिला सूदी कर्जे दिए जाए, और कराची को आफतज़दा, कराची और हैदराबाद को आफतज़दा शहर करार दिया जाए। मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय 24 घंटे के लिए कारोबार खोला जाए और उसमें टाइमिंग तय की जाए कि किस इलाके के लोग किस वक्त आएंगे, ताकि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कराची से मोहब्बत शर्त है। कराची के ताजरों के न सिर्फ टैक्स माफ़ करें बल्कि बिलासूद कर्जे भी दिए जाएं। हम लॉकडाउन की मुखालिफत नहीं कर रहे, लेकिन सिलेक्टिव लॉकडाउन लगाया जाए और आप समझते हैं कि हम इसे मान लें तो ऐसा नहीं होगा। वादी नीलम के इलाके शारदा में बाप बेटा दरियाए नीलम में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस हवाले से जारी है तो अफसोसनाक की सूरत हाल पेश आई है। वादी नीलम के इलाके शारदा में बाप बेटा दरियाए नीलम में डूब गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि बाप बेटा कराची से घूमने के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। बेटा दरिया में डूबने लगा तो बचाने के लिए बाप भी कूद गया और ऐसे में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से सऊदी अरब से 28 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा दुर्रानी। वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें रंग ले आईं। सऊदी अरब से 28 कैदी PIA की परवाज के जरिए वतन वापस पहुंच गए। कैदी अपने देश पहुंचने पर खुशी से नहाल और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हमको आज़ादी मिले, अल्लाह करे और सबको आज़ादी मिल जाए और पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 56 मुल्क सऊदी अरब में रहता है और सब लोग छोड़ के हमारा पीछे सपारे वाला आगे 4 दिन के अंदर अंदर हम लोग निकल गया। PTI के सेनेटर इजाज चौधरी, DG ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तफा हैदर और कैदियों के रिश्तेदारों ने अपने प्यारों का इस्तकबाल किया। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं उन्होंने सऊदी हुकाम से मुसलसल बातचीत की है ताकि वहाँ पर जो पाकिस्तान इस तरह मुश्किलात से अंदर हैं वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ सके। पाकिस्तान आने वाले कैदियों में से 19 के अखराजात पाकिस्तान और 9 के सऊदी हुकूमत ने बर्दाश्त किए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ उसामा खान, समान, लाहौर। पुलिस एहलकारों के साथ जो किया उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर लियाकत कहते हैं गरीबों से पैसे बटोरने पर खामोश नहीं रह सकता। आमिर लियाकत ने जो किया सही किया। पुलिस वाले पैसे ले रहे, वो अपने शहर का बासी है। वो अगर ये देखेगा कि गरीबों से पैसे ऐंठे जाएंगे तो वो बोलेगा। आमिर लियाकत ने पारा हाई होने की वजह बताई और साथ ही खबरदार भी कर दिया। मैंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, न मेरी आदत है। मुझे गुस्सा इस बात पर आया है कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तुम पुलिस एहलकार हो, तुम यहाँ पर अगर 1000-2000 रुपए ले रहे हो इनसे, मोटरसाइकिल वालों से, तो फिर उसके बाद कराची वाले फिर अगर चीखेंगे, चिल्लाएंगे और बिफर गए। कराची में भी समंदर है और कराची के लोग भी समंदर है। समंदर की तरह है कराची के लोग। बिफर गए तो फिर बिफर गए, फिर आप इन्हें रोक नहीं सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वजीर आला सिंध से नाराज नजर आए। अभी आपने कहा ना कराची रूसुल बलाद है, लेकिन अब तो कराची पर मुराद अली शाह लाद है। तो मतलब ये तो कराची पे लाद दिया गया एक आदमी जो तमिलनाडु का वजीर आला है, जो यहाँ पर आ गया। वजीर आजम के दौरे कराची में शहरियों के लिए क्या नया होगा ये भी बता दिया।
दूसरे हफ्ते में वो आएंगे तो उनके साथ ही मैं होऊंगा सिंध के दौरे पर। तो वो यहाँ पर आके मैंने उनसे कहा कि आप स्टे करें और यहाँ रहें कुछ दिन और थोड़ा सा देखें। खान साहब का तवील दौरा होगा और उसमें बहुत सारे फैसले होंगे। और फैसले अगर होंगे तो फिर हीरो भी आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। आमिर लियाकत ने शिकवा किया कि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन से पहले शहर की सबसे बड़ी जमात से मुशावरत नहीं की। उन्होंने घर घर जाकर वैक्सीनेशन का मुतालबा भी किया। पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ ने जिना अस्पताल पर छापा मारा, मगर इंतजामिया को इत्तला देकर अनोखे दौरे की कहानी दानियाल उमर की जुबानी जानते हैं। बादब बामुलाहिजा होशियार, मैं कल अस्पताल चेक करने के लिए दौरे पर आ रहा हूँ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ आमिर जान ने एक रोज पहले ही जिना अस्पताल की इंतजामिया को मुकम्मल तैयारी का हुक्म दे दिया। मरासला जारी किया कि अस्पताल की सफाई की जाए, अद्वियात पूरी की जाएं, तमाम डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर मौजूद हों, मशीनें भी दुरुस्त कर ली जाएं। सेक्रेटरी हेल्थ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में काम करें और पेशेंट्स जो हैं दे शुड बी दी प्रायोरिटी नंबर 1। माशाल्लाह बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई है देख के कि इनके मामलात काफ़ी बेहतर हैं। मगर मरीज और उनके अजीजो अकारिब अस्पताल की हालत पर अलग ही कहानी सुनाते हैं। पहले तो 2 घंटे बेड नहीं मिल रहा था, फिर 3-4 घंटे बाद एक बेड मिला, वो भी पंखा नहीं था उसके ऊपर। यहाँ पे ये सारे घुमा रहे हैं, अंदर से किसी फार्मेसी से नहीं मिल रही, ना बाहर वाली फार्मेसी से मिल रही हैं दवाई। जो सिफारशी आता है उनको कमरे में भेज देते हैं, जो जिसकी सिफारिश नहीं है वो बाहर काउंटर पे बैठा रहता है और बहुत बदतमीजी के साथ बात करते हैं। शहरियों का कहना है कि सेक्रेटरी हेल्थ असल में अचानक दौरा करते तो सब कुछ मालूम हो जाता। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अस्पतालों के अचानक दौरे के अहकाम दिए हैं। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। एक तरफ महंगाई का रोना, लेकिन दूसरी तरफ शहाना अखराजात। पाकिस्तान ने एक साल में 329 अरब रुपए से जायद के स्मार्टफोन खरीदे। एक माह में 100 अरब रुपए का पेट्रोल फूंक डाला। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रिकॉर्ड तादाद में फरोख्त हुई। महंगाई के बावजूद पाकिस्तानियों के महंगे शौक बरकरार। बैरून मुल्क से एक साल में 329 अरब रुपए से जायद के स्मार्टफोन मंगवाए गए। 2019-20 में मोबाइल फोन की दरामद पर 1 अरब 36 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। गाड़ियों की दरामद भी बढ़ी, 218 अरब रुपए की गाड़ियां मंगवाई गईं। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2021 में मुल्क भर में पेट्रोल की फरोख्त के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक माह में पाकिस्तानियों ने 1 अरब 10 करोड़ लीटर यानी 100 अरब रुपए से ज्यादा का पेट्रोल जला डाला। दूसरी जानिब एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने 331 अरब रुपए की ग़िज़ाई अजनास दरामद की। गंदम, पाम ऑयल और दालें सब बाहर से मंगवाई गईं। ग़िज़ाई अजनास की दरामद में 54% इजाफा हुआ। खाने पीने की अशिया की दरामद पर 8 अरब 34 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला खर्च हुआ। यही नहीं, 12.5 अरब रुपए के खुश्क मेवा जात भी दरामद किए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सरमायाकारी बोर्ड की पहली खुली ई कचहरी। मकामी और गैर मुल्की कारोबारी अफराद ने अहम तजावीज़ पेश की। शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। कारोबारी लोगों की शिकायत सुनने और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सरमायाकारी बोर्ड ने पहली ई कचहरी सजाई। ई कचहरी के दौरान सरमायाकारों की बड़ी तादाद का बोर्ड से राब्ता, मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। सेक्रेटरी बोर्ड फरीना मजहर ने सवालात के जवाब दिए। लोगों ने जो भी उन्हें अपने कारोबार से रिलेटेड मसाइल थे वो उनके बारे में बताया। कुछ तो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे और कुछ उनकी मिसकंसेप्शंस थी जिनका मैंने जवाब दिया। फरीना मजहर ने कहा, सरमायाकारी को आसान बनाने और कारोबारी अफराद के मसाइल हल करने के लिए कोशिश हैं। हम चाइना पाकिस्तान बिजनेस पोर्टल एक बनाने जा रहे हैं जिसमें कि कोई भी पाकिस्तानी कंपनी रजिस्टर कर सकती है। सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड का ये भी कहना था कि चीन के साथ कारोबारी और सरमायाकारी फोरम बनाने पर भी काम जारी है। बच्चे को बचाते हुए जान दे दी। मजीद साकिब का ताल्लुक झंग से था। अरशद खान की रिपोर्ट। मजीद साकिब एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने एक बच्चे की जान बचाते हुए जान दे दी। ये वाकया 2 दिन पहले जापान में पेश आया। मजीद साकिब कॉमेशो सिटी हकावा हामा के समंदर की सैर कर रहा था कि उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो डूब रहा था। मजीद से रहा न गया, उसने सरफर का इंतजार न किया और पानी में छलांग लगा दी। वो बच्चा था कि जिसे ना वो जानता था ना उससे कोई ताल्लुक था,
صرف ایک انسانیت کے ناطے اس نے دیکھا کہ وہ بچہ ڈوب رہا ہے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس بچے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس بچے کو تو بچا لی، لیکن اپنی جان اس نے گنوا دی۔ مجید 14 سال سے جاپان میں بیوی بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ جب موت کی خبر پاکستان پہنچی سارا گھرانہ سوگوار ہو گیا۔ اور 23 مارچ 2008 سے وہ جاپان میں مقیم ہے، 14 سال ہونے کو ہیں۔ وہاں اس نے جاپانی عورت کے ساتھ شادی کی، شادی سے پہلے اسے مسلمان کیا، اور میں نے اس عورت کا نام صفیہ رکھا تھا۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی ان کی۔ ثاقب مجید کے دوستوں نے وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کی ہے کہ میت پاکستان لانے کے لیے تعاون کیا جائے۔ ان کی جسد خاکی کو پاکستان لانے میں 25 سے 30 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ حکومتی لیول پر اس اخراجات کو ادا کریں اور ان کا جسد خاکی پاکستان میں لایا جائے۔ مجید کے گھر والے کہتے ہیں ان کے بھائی کی موت رائے گا نہیں، یہ عظیم قربانی ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ محمد ارشد خان، سما، جھنگ۔ نارتھ کراچی یو پی موڑ پر ڈاکوؤں نے دن دہاڑے 6 نوجوانوں کو لوٹ لیا۔ تفصیل جانیں گے شاہنواز علی قادری سے۔ بتائیے شاہنواز اس سے متعلق۔ دیکھیں، لاک ڈاؤن میں شہریوں کا تو کاروبار بند ہے، لیکن کرمنلز کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے اور پولیس جو ہے دکانیں بند کرانے کی آنکھ مچولی میں مصروف ہے۔ یہ واردات اب سے کچھ دیر قبل پیش آئی ہے۔ یو پی موڑ کے برج کے نیچے جو ہے 4 مسلح ملزمان کی جانب سے شہریوں کو لوٹا گیا ہے۔ 7 سے زائد شہری بتایا جاتا ہے کہ ان کو لوٹا گیا ہے، اور جو واردات کی فوٹیج ہے وہاں قریب کھڑے ایک شہری نے اپنے موبائل میں محفوظ کی ہے۔ فوٹیج بھی ہم نے حاصل کی ہے۔ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملزمان کتنے بے خوفی سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ 6-7 نوجوان جو پل کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان سے ان کے موبائل فون اور ان کی نقدی چھینی گئی ہے۔ آپ فوٹیج میں ملزمان کا چہرہ بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، ملزمان کا جو اسلحہ ہے وہ بھی فوٹیج میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ پولیس جو ہے اس وقت صرف لاک ڈاؤن کے عمل درآمد کرانے میں مصروف ہے، لیکن جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ بآسانی وارداتیں کر رہے ہیں اور فرار ہو رہے ہیں۔ تفصیل فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ شاہنواز۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی منتظم عدالت نے ماہم زیادتی اور قتل کیس میں ملزم ذاکر کا 5 روزہ پولیس ریمانڈ منظور کر لیا۔ آئندہ سماعت پر پروگریس رپورٹ بھی پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزم کا ڈی این اے سیمپل میچ ہو چکا۔ ملزم متاثرہ بچی کا پڑوسی ہے اور رکشہ چلاتا ہے۔ دوران تفتیش جرم کا اعتراف کر چکا ہے۔ ملزم کا مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا اعترافی بیان قلم بند کرانا ہے۔ مجسٹریٹ کے روبرو شناخت پریڈ کروانی ہے۔ ملزم کے سی آر او اور مزید تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ بچی کا والد کہتا ہے کہ اس کی بیٹی ملزم کو چچا کہتی تھی۔ ذاکر ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ ذاکر کی بیٹی بھی ماہم سے 1.5 سال بڑی تھی اور میری بچی کی دوست تھی۔ ملزم کو کم از کم سزائے موت، لیکن وہ بھی سرعام ہونی چاہیے۔ کراچی کی عدالت نے طالب علم بلال رضوان کے اغوا اور قتل کا ملزم ثابت ہونے پر ملزم نعمان قریشی کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدم ثبوت پر ایک ملزم عدیل الرحمان کو بری کر دیا گیا۔ بات کریں گے سما کے نمائندے عرفان الحق سے۔ عرفان، معاملے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، بلال 22 سالہ بلال طالب علم تھا اور 4 نومبر 2015 کو اسے اغوا کیا گیا تھا، اور اس کے والد نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا تھا کہ اس نے عادل الرحمان جو کہ ان کے بیٹے کا دوست تھا اس کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد سی ٹی ڈی نے 2 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، نعمان قریشی اور عادل الرحمان، اور پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اغوا کیا گیا ہے تاوان طلب کرنے کے لیے، تاہم 1 ماہ کے بعد مقتول کی لاش ملی تھی اور ڈی این اے سے اس کی شناخت کی گئی تھی۔ تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ عرفان الحق۔ ہراساں کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بات کر لیں گے جہانگیر خان سے۔ جہانگیر، بتائیے اب اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ یہ واقعہ 31 جولائی کو دوپہر 2 بجے کے قریب نشتر کالونی کے علاقے میں پیش آیا تھا، جس کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر آئی تھی، اور یہ فوٹیج منظر عام پر آنے کے بعد متاثرہ خاتون نے تھانے میں ملزم کو ٹریس کرنے اور اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی دے دی تھی۔ ابھی پولیس نے اس ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی شناخت اسامہ کے نام سے ہوئی ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا، اور دفعہ 354 کے خلاف اس ملزم کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ جہانگیر۔ K2 سر کرنے والے 19 سالہ کو پیما شہروز کاشف لاہور پہنچ گئے۔ لاہور پہنچنے پر اہل خانہ نے استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے۔ شہروز کاشف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا
والدین اور قوم کی دعاؤں کے باعث کامیابی ملی۔ K2 سر کرنا ماؤنٹ ایوریسٹ سے زیادہ مشکل تھا۔ 19 سالہ کوپیما کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی حکومتی عہدیدار ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھا، جس پر وہ مایوس نظر آئے۔ شہروز نے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کوپیما کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز، دیکھتے رہیے سما۔